अस्सलाम वालेकुम। किस्सा कहानी हॉरर में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की कहानी का उन्वान है उजाड़ हवेली का बोना। तो कहानी शुरू करते हैं। वाकया तब का है जब मैं दूसरी क्लास में पढ़ता था। गर्मियों की छुट्टियों के दिन थे और मौसम शदीद गर्म। ऐसे में हमारे घर के सहन में वाकया पीपल के बड़े से दरख्त की छांव बड़ी ठंडी और पुरसुकून हुआ करती थी। मैं अपने माँ बाप का सबसे छोटा बच्चा होने के सबब अपनी अम्मी का बहुत लाडला था। गर्मियों के उन दिनों में हमारी रोजमर्रा की रूटीन कुछ यूं थी कि सुबह नाश्ते के बाद हम बहन भाई छुट्टियों का काम लेकर बैठ जाते। मैं सबसे छोटा था तो होमवर्क भी जल्दी ख़त्म कर लेता। इसके बाद मेरा काम बड़े बहन भाइयों को तंग करना होता। वो बेचारे लाख कोशिश करते मगर मुझे उनकी नाक में दम करना आता था। आखिर वो भी काम छोड़कर मजाक मस्ती करने लगते या फिर मुझे मारने की कोशिश करते और फिर जो धमा चौकड़ी मचती उससे अम्मी को पता चल जाता। वो आकर सबको डांटती और होमवर्क चेक करती तो मैं तो बच जाता, बाकी सबकी खूब पिटाई होती। इसके बाद दोपहर के खाने तक मैं अम्मी के साथ रहता। हांडी रोटी की तैयारी में उनका हाथ बटाता और इधर उधर की बातें करता। बहन भाइयों की हर बात अम्मी तक मैं उसी दौरान पहुंचाता। खाना तैयार हो जाता तो अम्मी बड़े भाई के हाथ खाना और लस्सी का डोल अब्बू को खेतों में भिजवा देती और दोपहर के खाने के बाद हमें भी लस्सी पिलाती और फिर लिटा देती कि घंटा भर के लिए सो जाएं, और वो खुद भी सो जाती। अब ये वो वक्त होता कि दिन शदीद गर्म होता था, मगर यही वक्त हम बच्चों के लिए बहुत पुरकशिश था क्योंकि गांव की अक्सर माएँ उस वक्त सो जाती थीं, जबकि सुबह तड़के से खेतों में काम करते मर्द उस वक्त खेतों के किनारे दरख्तों की छांव तले आराम करते और हम बच्चे उस वक्त आज़ाद होते कि अपनी मर्जी से खूब खेलें। अगरचा खेलने की इजाज़त शाम को भी थी, मगर अम्मी के पास से चोरी चोरी खिसक कर बाहर निकलने का अपना ही मज़ा था। ऐसा ही एक दिन था जब मैं चुपके से बाहर निकला। मुझसे बड़ा एक भाई पहले ही बाहर था। हम दोनों घर से निकले और गांव के किनारे वाक़या पुरानी हवेली के खंडर की तरफ चले। ये बच्चों के खेल कूद का पसंदीदा मुकाम था। यहाँ लुक्कन मिट्टी या आंख मचोली खेलने का मज़ा ही और था। अमूमन जो बच्चे घरेलू जेलों से फरार होने में कामयाब होते वो यहीं पर जमा होते, मगर उस रोज़ इत्तफाक ऐसा हुआ कि हम दोनों के अलावा सिर्फ एक बहन भाई वहाँ आए। हम उन बहन भाई की जोड़ी के साथ मिलकर ही छुपन छुपाई खेलने लगे। थोड़ी देर गुजरी थी कि पकड़ने की बारी मेरी आ गई। मैं वैसे तो बड़ा तेज बनता था, मगर उस दिन जब मैं अकेला इधर उधर घूम रहा था तो हवेली का खंडर कुछ ज्यादा ही पुरअसरार लगने लगा। मेरा दिल करने लगा कि छुपे हुए लोगों में से कोई तो पकड़ा जाए कि मुझे कुछ हौसला हो, मगर वो तीनों मुझसे बड़े थे। काफी देर तक मैं खंडरात के खुले हिस्सों में फिरता रहा जहां धूप से खूब रोशनी थी। तारीक कमरों में जाने की मुझ में आज हिम्मत ना थी। आखिरकार मैं खस्ताहाल सीढ़ियों से होता हुआ हवेली की छत की जानिब बढ़ा। मुझे हौसला था कि छत रोशन थी और वहां जरूर कोई ना कोई छुपा होगा। जैसा कि मैंने बताया, हवेली का ये खंडर हमारे गांव के किनारे पर वाक़या था और इस खंडर के पीछे दरख्तों और झाड़ियों का इलाका था जिसे हम गांव वाले उजाड़ कहा करते थे। हवेली की सीढ़ियां चढ़कर मैं छत पर आया और इधर उधर देखते हुए छत क्रॉस की, मगर यहाँ ऊपर भी कोई ना मिला। मैं छत के आखिर तक पहुंचा और वहाँ बन्नी यानी रेलिंग पर चढ़कर हवेली के पीछे की जानिब देखने लगा। उजाड़ के दरख्त हवेली की पिछली साइड के बिल्कुल साथ तक पहुंचे हुए थे और हवेली की छत से उजाड़ का अच्छा खासा हिस्सा नजर आता था। अचानक मेरी नज़र नीचे गई। बन्नी के आगे छत के चारों तरफ छज्जा बना हुआ था ताकि बारिश का पानी छत से बहता हुआ दीवार के साथ नीचे ना जाए।
बल्कि छज्जे के जरिए ये पानी बाहर को होकर गिरे। इस 1.5-2 फुट चौड़े छज्जे पर करवट के बल कोई लेटा हुआ था और उसका चेहरा उजाड़ की तरफ था। मैं खुशी से उछल पड़ा। आखिरकार मैंने किसी को ढूंढ ही लिया था। मैंने जल्दी से इधर उधर देखा। मेरे करीब ही एक मिट्टी का ढेला मुझे नजर आया, जो उठाकर मैं दोबारा छज्जे पर लेटे हुए की जानिब मतवज्जा हुआ तो ठिठक कर रह गया। मैंने अब गौर किया था कि मंजर काफी अजीब सा था। उसका लिबास और जसामत मेरे किसी साथी जैसी न थी। लिबास उसका सब्ज रंग का था और यूं लगता जैसे धागे की जगह घास से कपड़ा बुनकर चुस्त ट्राउजर और शर्ट सिया गया हो। कद उसका मुझसे भी कुछ छोटा होगा, मगर हाथ पांव निहायत बड़े बड़े थे और सर भी बहुत बड़ा था। उसके सर पर सुर्ख रंग के घने घुंघराले बाल थे और छज्जे पर खुश्क घास के घोंसले नुमा गोल ढेर के ऊपर वो दूसरी जानिब मुंह किए लेटा हुआ था। मैं हैरत से देख रहा था कि इस खतरनाक और बेतुकी जगह पर बाकायदा घोंसला बनाकर कौन रह रहा है। तभी किसी मशीनी खिलौने की तरह सिर्फ उसकी गर्दन घूमी और उसका चेहरा मेरी तरफ हो गया। सूजे सूजे मोटे मोटे नकूश, छोटी स्याह आंखों वाला अफगानियों जैसा चेहरा, जो था तो सुर्खो सफेद, मगर तासुर कुछ अच्छा न था। अब मैं और वो साकित एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि मुझे पीछे से किसी ने पुकारा, गुड्डू। मैं उछल पड़ा, मगर खैर रही और बन्ने से नीचे नहीं गिरा। ये मेरा भाई था, जो समझा कि मैं छत पर जाकर बैठ गया हूँ, इसलिए मेरी हार का ऐलान करता हुआ ऊपर आ गया। मैंने एक नज़र वापस इस सुर्ख बालों वाले बोने पर डाली, जो मेरी तरफ देखकर आंखें झपक रहा था, और बन्ने से नीचे उतरकर अपने भाई की तरफ चल दिया। जाने क्या वजह थी कि मैंने उसे उस बोने के बारे में कुछ न बताया। नीचे पहुंचा तो पता चला कि अम्मी जाग गई थीं और मेरी बहन हम लोगों को बुलाने आई हुई थी। हम जल्दी से घर की तरफ भागे और वो अजीब बोना मुझे बिल्कुल भूल गया। अगले दिन अम्मी होशियार थीं तो हम लोग हवेली ना जा सके। उससे अगले दिन अलबत्ता मौका मिल गया। मैं हवेली के करीब पहुंचा तो मुझे वो बोना याद आया। अपने साथी बच्चों से नजर बचाकर मैं हवेली की छत पर पहुंचा और पीछे वाली बन्नी से नीचे झांका। उस शेड पर ना तो वो घोंसला था और ना ही वो बोना। मैं कुछ मायूस होकर वापस मुड़ने लगा तो मुझे किसी ने आवाज देकर पुकारा, ओए इधर देख। मैंने उधर देखा तो सामने उजाड़ में एक दरख्त की बुलंद टहनी पर वही बोना बैठा मुझे देखकर हाथ हिला रहा था। बेख्तियार मैंने हाथ उठाकर उसे जवाब दिया और मुस्कुराने लगा, मगर तभी नीचे से भाई के बुलाने की आवाज आई, गुड्डू गुड्डू। तो मैं वापस भाग गया। उससे अगले दिन शहर से हमारी खाला अपनी फैमिली के साथ हमारे घर रहने आ गईं। उनके बच्चों के साथ हम लोग खूब मस्ती करते, मगर हवेली जाने में हमें कई दिन गुजर गए। एक दिन मैं दोपहर के वक्त अपनी खाला की बेटी से झगड़ बैठा। उसने मेरे बाल नोचे तो मैंने भी उसके बाल नोच डाले। इस पर उस बहानेबाज ने रोना शुरू कर दिया और मुझे अम्मी से बिला वजह मार पड़ गई। मेहमानों के सामने पिटाई करवाकर मुझे बहुत गुस्सा आया और तैश के आलम में शिकर दोपहर को मैं अपने घर के सहन में लगे हुए बड़े से पीपल के नीचे चारपाई पर लेटकर सो गया। मेरी आंख खुली तो कोई मुझे हिला रहा था। मैं जागा तो गर्मी से मेरा बदन पसीने से भीगा हुआ था और अचानक शायद कच्ची नींद से जागने के सबब दिमाग माउफ सा था। मेरे सामने वही सुर्ख बालों वाला बोना खड़ा मेरा बाजू जोर जोर से हिला रहा था। मैंने दूसरे हाथ से आंखें मलकर देखा तो वो मुस्कुराने लगा। उसके दांत बड़े बड़े और टेढ़े मेढ़े थे और उसके मुंह से बदबू आ रही थी। मैं उसको देखकर हक्का बक्का सा रह गया कि ये बोना मेरे घर में क्या कर रहा है। तू आना, तू आंदा नहीं। वो परदेसी लहजे में पंजाबी बोल रहा था।
आना खेडन चलिए। उसने मुझे बाजू से इतने जोर से खींचा कि मैं चारपाई से नीचे जा गिरा। मुझे घुटने पे चोट आई और कंधे में शदीद दर्द था। मैं रोने लगा। बोना हंसने लगा और मुझे घसीटकर घर के दरवाजे की तरफ ले चला। उस छोटे से बोने में बड़ी जान थी। मुझे तो यूं खींच रहा था जैसे मैं बिल्ली का बच्चा हूं। मैं जोर जोर से चीखने लगा, मगर हैरान कुन बात थी कि इतने भरे हुए मेहमानों वाले घर में किसी को मेरी आवाज तक ना आई। हर चीख के साथ मुझे लगता कि अब कोई अंदर से भागा आएगा, मुझे बचा लेगा, मगर कोई ना आता तो मैं और जोर से चिल्लाता, मगर सहन वैसे ही वीरान रहा। ऐसा लगता था जैसे सारे में कोई तिलिस्म फैला हो। बोना मुझे घसीटकर दरवाजे तक पहुंच गया। उसने दरवाजा खोला और गली में झांकने लगा, फिर अचानक उछलकर पीछे हटा, मुझे एक तरफ फेंका और भागा पीपल के दरख्त की तरफ। बंद होती आंखों से मैंने देखा कि बोना हंसता हुआ दरख्त पर किसी बंदर की तरह चढ़ रहा था और हमारे घर के खुले दरवाजे से उसी वक्त गांव की मस्जिद के पेश इमाम घबराए हुए और जोर जोर से कुरान पाक पढ़ते हुए दाखिल हुए। उन्होंने बोने को देखा और उनकी तिलावत मजीद बुलंद हो गई। वो भागकर पीपल के करीब पहुंचे और ऊपर देखकर जोर जोर से तिलावत करते रहे। उसके बाद मुझे होश ना रही। जब होश आई तो मैं अम्मी अब्बू के कमरे में चारपाई पर लेटा हुआ था। मुझे तेज बुखार था और जिस्म पर जगह जगह चोटें और खराशें थीं। अगले 3 दिन इमाम साहब रोज आकर मुझ पर दम करते और मुझे पढ़ा हुआ पानी पिलाया जाता, जो घर में भी छिड़का जाता और पीपल की जड़ में भी डाला जाता। मेरे कंधे का खिंचाव इस वजह से बड़ी जल्द ठीक हो गया। बाद में उस दिन की तफसीलात मालूम हुई। उस रोज इमाम साहब हमारे मोहल्ले किसी से मिलने अपनी साइकिल पर आए थे। अल्लाह ने मेरी जान बचाना थी तो सबब ऐसा बना कि जिस वक्त बोने ने बाहर झांका, इमाम साहब हमारे दरवाजे के बिल्कुल पास से साइकिल पर गुजर रहे थे और उनकी नज़र सीधी उस बोने पर पड़ी। घबरा कर वो साइकिल से उतरे और आयाते कुरानी पढ़ते हुए उस हवाई मखलूक के पीछे भागे। बोना दरख्त पर जाकर गायब हो गया और मौलवी साहब को मैं सहन में बेहोश पड़ा मिला। उनकी तिलावत की आवाज से गालिबन वो तलिस्म भी टूट गया और मेरे घर वाले भी बाहर भागे। यूं मेरी जान उस बोने से बच गई। मैं आज भी सोचता हूँ कि उजाड़ के पास मेरा दोनों बार उस बोने से आमना सामना खुशगवार ही हुआ था। इसके बावजूद उसका रवैया किसी जिद्दी बदतमीज बच्चे जैसा था, जो अपने खेल तमाशे के लिए मेरी तकलीफ की परवाह किए बगैर मुझे घसीट कर लिए जा रहा था। मुझसे सबको ये भी पता चल गया कि ये मखलूक पुरानी हवेली वाले खंडर से मेरे पीछे लगी हुई थी, तो वहाँ बच्चों का जाना सख्ती से बंद हो गया। खुदा हम सबको ऐसी मखलूक के शर से महफूज रखे, आमीन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। किस्सा कहानी देखने का, लाइक करने का, शेयर करने का और कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।